नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SSC 2.0 में। आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए। किताबों से दोस्ती कर ली हमने, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। आज जो मेहनत कर लेता है वही कल सफल इंसान बनता है। तो इसी सोच के साथ आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए भूगोल के कुछ बहुत ही जरूरी विषयों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये एक तरह से पूरे भूगोल का निचोड़ है और हमारा लक्ष्य ये है कि जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से बने उनमें पूरे अंक मिले। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। संसाधन, हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज मतलब हर वो वस्तु जो हमारे यानी मानव जीवन के किसी भी काम आती है वो संसाधन है। अच्छा, तो इसमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। भूगोलवेत्ता जिमरमैन का एक कथन है। हाँ, संसाधन होते नहीं बनते हैं। बिल्कुल, ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ये एक बहुत ही आप कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि प्रकृति में कोई भी चीज अपने आप में संसाधन नहीं होती। वो संसाधन तब बनती है जब इंसान उसे उपयोगी बना लेता है। बिल्कुल, अपने ज्ञान और तकनीक से। सोचिए, हजारों साल तक जमीन के नीचे पड़ा कच्चा तेल वो किसी काम का नहीं था। जब हमने उसे निकालकर पेट्रोल डीजल बनाना सीखा तब वो दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन बन गया। यानी यूरेनियम भी तो महज एक पत्थर था जब तक हमें परमाणु ऊर्जा का पता नहीं चला। सही पकड़ा। और इसी सोच से जुड़ा है सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसका मतलब है कि हम आज विकास तो करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखें। हाँ, उनके लिए अवसर खत्म ना कर दें। ये एक जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा दिखती है हमारे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल में, जैसे कि मिट्टी। बिहार के संदर्भ में जलोढ़ मिट्टी का जिक्र बार बार आता है। ये इतनी खास क्यों है? जलोढ़ मिट्टी मतलब अलूवियल सॉइल को आप नदियों का तोहफा कह सकती हैं। अच्छा। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो बारीक और उपजाऊ गाद बहा कर लाती हैं, उसी से ये मिट्टी बनती है। बिहार, यूपी, पंजाब का जो पूरा इलाका इतना उपजाऊ है, उसकी वजह यही है। इसीलिए यहाँ गन्ना, चावल, गेहूं जैसी फसलें इतनी अच्छी होती हैं। जी। इन सोर्सेज में दो और शब्द हैं, खादर और बांगर। दोनों ही जलोढ़ मिट्टी हैं, पर इनमें फर्क क्या है? ये फर्क जमीन आसमान का है। खादर वो नई जलोढ़ मिट्टी है जो नदियां हर साल बाढ़ के साथ लाकर बिछा देती हैं। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। और बांगर? बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। ये नदी के बाढ़ क्षेत्र से दूर ऊंचे इलाकों में मिलती है। इसकी उर्वरता थोड़ी कम होती है और इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। अच्छा, तो एक किसान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसकी पूरी फसल इसी पर निर्भर करती है। पर नदियां जब कटाव करती हैं तो मिट्टी का नुकसान भी होता है। यहाँ मिट्टी संरक्षण की दो तकनीकों का जिक्र है, समोच्च कृषि और पट्टिका कृषि। ये क्या है? ये दोनों ही बड़े सरल लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। देखिए, पहाड़ी ढलानों पर अगर आप सीधी जुताई करेंगे तो बारिश का पानी तेजी से नीचे बहेगा और सारी उपजाऊ मिट्टी को अपने साथ ले जाएगा। सही। समोच्च कृषि या कॉन्टूर फार्मिंग में ढलान पर गोल गोल मतलब वृत्ताकार जुताई की जाती है। ये वृत्त पानी की रफ्तार को रोकते हैं। और पट्टिका कृषि वो मैदानी इलाकों के लिए है जहां तेज हवा मिट्टी को उड़ा ले जाती है। पट्टिका कृषि में फसलों की चौड़ी चौड़ी पट्टियों के बीच घास की पट्टियां उगा दी जाती हैं ताकि वो हवा को रोक सके। हाँ, एक विंड ब्रेकर की तरह काम करती हैं। हम मिट्टी की बात कर रहे थे जो नदियों से बनती है। चलिए अब सीधे जल संसाधन पर आते हैं। जल संकट की एक बड़ी दिलचस्प परिभाषा दी गई है। हाँ, फाल्कन मार्क की। सिर्फ पानी की कमी हो जाना ही जल संकट नहीं है। उन्होंने इसे एक आंकड़े से जोड़ा। क्या आंकड़ा है वो? उन्होंने कहा कि अगर किसी इलाके में प्रति व्यक्ति हर दिन 1000 घन मीटर से कम पानी उपलब्ध है तो वो जगह जल संकट का सामना कर रही है। ये एक पैमाना है जिससे हम समस्या की गंभीरता को माप सकते हैं, और इसी से निपटने के लिए भारत में बड़े बड़े बांध बनाए गए। जी, बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिन्हें नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर तक कह दिया था। मंदिर क्यों? क्योंकि एक ही बांध से कई उद्देश्य पूरे हो रहे थे। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मछली पालन, पर्यटन, सब कुछ। लेकिन आज इन मंदिरों पर भी तो सवाल उठते हैं। बिल्कुल। अब हम इसका दूसरा पहलू भी देख रहे हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए, बड़े बड़े जंगल डूबे, नदियों का प्राकृतिक बहाव रुक गया। और जब एक ही नदी कई राज्यों से होकर गुजरती है तब एक और समस्या खड़ी होती है, अंतर्राज्यीय जल विवाद। हाँ, जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को लेकर। बिल्कुल,
ये भारत की एक बड़ी चुनौती है। जल के बाद अब जंगल पर आते हैं। कहा जाता है कि पर्यावरण संतुलन के लिए 33% जमीन पर जंगल होने चाहिए। बिहार में यह आंकड़ा सिर्फ 7% है। ये कितना चिंताजनक है। ये सिर्फ चिंताजनक नहीं बल्कि खतरनाक है। जंगल सिर्फ पेड़ नहीं होते, वे पूरे इकोसिस्टम का आधार हैं। वो बारिश को आकर्षित करते हैं, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। और बिहार का 7% का आंकड़ा दिखाता है कि वहां बाढ़ और सूखे जैसी समस्याएं क्यों इतनी ज्यादा हैं। जी, और जंगलों को बचाने की ऐसी ही एक कोशिश का नाम है चिपको आंदोलन। हाँ, उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। बिल्कुल। 1970 के दशक में जब ठेकेदार पेड़ काटने आए तो वहां के स्थानीय लोग, खासकर महिलाएं, पेड़ों से चिपककर खड़ी हो गईं। उन्होंने कहा कि पेड़ काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा। ये प्रकृति के साथ इंसान के गहरे रिश्ते का प्रतीक था। इसने पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाया। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें ऐसी ही और जानकारी आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। चलिए अब जरा जमीन के नीचे की दुनिया में चलते हैं। खनिज संसाधन। यहाँ लौह और अलौह खनिजों के बीच का अंतर समझाया गया है। हाँ, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ये बहुत सरल है। जिन खनिजों में लोहे का अंश मतलब आयन कंटेंट होता है वे लौह खनिज या फेरस कहलाते हैं, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज। अच्छा, और इनका रंग अक्सर स्लेटी या मटमैला होता है। सही। और जिनमें लोहा नहीं होता वे अलौह या नॉन फेरस कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा। ये कई अलग अलग रंगों के हो सकते हैं। और एक दूसरा वर्गीकरण है धात्विक और अधात्विक। हाँ, धात्विक खनिज वो हैं जिनको गलाने पर हमें कोई धातु मतलब मेटल मिलती है, और अधात्विक खनिजों से हमें धातु नहीं मिलती, जैसे चूना पत्थर, अब्रक। इन सभी खनिजों के बारे में एक बात कॉमन है कि ये अनवीकरणीय है, नॉन रिन्यूएबल। इसका मतलब बहुत सीधा और गंभीर है। ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं, लेकिन हम इन्हें कुछ 100 सालों में ही खत्म कर रहे हैं। इसीलिए इनका संरक्षण मतलब रिसाइकलिंग और विकल्पों की खोज जरूरी है। बिल्कुल। और खनिजों में भी सबसे महत्वपूर्ण है ऊर्जा या शक्ति संसाधन, जैसे कोयला। इसकी 4 किस्मों का जिक्र है। हाँ, गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा कोयला है एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। और भारत में ये बहुत कम मिलता है। जी, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। फिर आता है लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, और सबसे घटिया किस्म है पीट। कोयले के बाद आता है पेट्रोलियम। यहाँ एक नाम है सागर सम्राट। ये क्या है? सागर सम्राट एक तैरता हुआ प्लेटफॉर्म है, एक विशाल जहाज जैसा। ये मुंबई के पास मुंबई हाय तेल क्षेत्र में समुद्र के नीचे ड्रिल करके तेल के कुएं खोदता है। अरे वाह, ये तो भारतीय इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। बिल्कुल है। लेकिन ये कोयला और पेट्रोलियम, ये तो जीवाश्म ईंधन है, इनसे प्रदूषण भी होता है। इसीलिए अब बात होती है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की, जैसे सौर ऊर्जा। हाँ, और भारत जैसे देश के लिए तो ये एक वरदान है, जहाँ साल के ज्यादातर दिन धूप खिलती है। फोटोवोल्टाइक सेल की मदद से हम सीधे सूरज की किरणों को बिजली में बदल सकते हैं। ये पूरी तरह से साफ सुथरी ऊर्जा है। और एक और मजबूत विकल्प है परमाणु ऊर्जा। ये किन खनिजों से मिलती है? इसके लिए यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियो एक्टिव खनिजों की जरूरत पड़ती है, और भारत में थोरियम का बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ मिलता है ये? केरल के समुद्री तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में। ये भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। ऊर्जा और संसाधनों के बाद अब उस क्षेत्र पर आते हैं जो बिहार की पहचान है, कृषि। खरीफ और रबी फसलों के बीच का बुनियादी फर्क क्या है? इसका फर्क पूरी तरह से मौसम पर आधारित है। खरीफ की फसलें मानसून के साथ आती हैं, जून जुलाई में बोआई और अक्टूबर नवंबर में कटाई। धान यानी चावल इसकी सबसे प्रमुख फसल है। बिल्कुल, और ये पूरी तरह बारिश पर निर्भर करती है। वहीं रबी की फसलें सर्दी की फसलें हैं, अक्टूबर नवंबर में बोआई और मार्च अप्रैल में कटाई। गेहूं, चना, सरसों इसकी मुख्य फसलें हैं और ये सिंचाई पर ज्यादा निर्भर करती हैं। सही कहा। यहाँ फसल चक्रण का भी जिक्र है। इसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने का एक प्राकृतिक तरीका बताया गया है। ये किसानों का सदियों पुराना ज्ञान है। लगातार एक ही फसल उगाने से जमीन के कुछ खास पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो फसल चक्रण में क्या करते हैं? 2 अनाज वाली फसलों के बीच एक दाल की फसल लगा दी जाती है। दाल वाले पौधों की जड़ों में एक खास बैक्टीरिया होता है जो हवा की नाइट्रोजन को सोखकर मिट्टी में मिला देता है। मतलब ये एक तरह से मुफ्त की प्राकृतिक खाद है। एकदम। खेती के तरीकों की बात हो रही है,
तो हरित क्रांति को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। 1960 के दशक में एमएस स्वामीनाथन के नेतृत्व में हुई हरित क्रांति एक जरूरत थी। उस समय हम अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे और उन्नत बीज, रासायनिक खाद और सिंचाई के दम पर हमने खासकर गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल की। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता बहुत बढ़ गई, जिसने लंबे समय में मिट्टी और पानी को नुकसान पहुंचाया। कृषि से आगे बढ़कर अब निर्माण उद्योगों पर नजर डालते हैं। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी, उसने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को कैसे बदल दिया? 1991 एक वाटरशेड मूवमेंट था। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण ने लाइसेंस के नियम आसान कर दिए। निजीकरण ने सरकारी कंपनियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया। और वैश्वीकरण ने भारतीय बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया। बिल्कुल, इसने भारत में उद्योगों के विकास को एक नई रफ्तार दी। लेकिन उद्योगों के साथ प्रदूषण की समस्या भी आती है, खासकर तापीय प्रदूषण। ये क्या होता है? ये जल प्रदूषण का एक छिपा हुआ रूप है। फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स में मशीनों को ठंडा करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है। और वो पानी बहुत गर्म हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। जब इस खौलते हुए पानी को बिना ठंडा किए सीधे नदी या तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो ये वहां के पानी का तापमान अचानक बढ़ा देता है। इससे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और जलीय जीव मरने लगते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। अब इन सभी बातों को बिहार के विशेष संदर्भ में समेटते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, लेकिन उसकी चुनौतियां क्या हैं? बिहार की कहानी विरोधाभासों की कहानी है। यहाँ की 80% आबादी खेती पर निर्भर है। जमीन उपजाऊ है, लेकिन फिर भी चुनौतियां बहुत हैं। जैसे कि खेतों का आकार बहुत छोटा है, सिंचाई की व्यवस्था आज भी पूरी नहीं है, और हर साल उत्तर बिहार बाढ़ से और दक्षिण बिहार सूखे से जूझता है। और झारखंड के अलग होने के बाद खनिज और वन संपदा का क्या हाल है? वो बिहार के लिए एक बड़ा झटका था। कोयला, लोहा जैसे लगभग सारे महत्वपूर्ण खनिज झारखंड के हिस्से में चले गए। बिहार के पास अब नाम मात्र के खनिज बचे हैं। और वनों की स्थिति तो हमने पहले ही देखी, मात्र 7%। हाँ, ये दिखाता है कि बिहार को अपने विकास के लिए कृषि और मानव संसाधन पर ही सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। और अंत में भूगोल को समझने का एक जरूरी हिस्सा है मानचित्र। यहाँ समोच्च रेखाओं या कॉन्टोर लाइंस का जिक्र है। ये क्या बताती हैं? समोच्च रेखाएं किसी नक्शे को 2D से 3D बना देती हैं। ये वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती हैं। अच्छा। अगर ये रेखाएं पास-पास हैं, तो इसका मतलब है कि ढलान बहुत तीखा है, और अगर ये दूर-दूर हैं, तो मतलब जमीन लगभग समतल है। तो इस पूरी चर्चा से जो एक बड़ी तस्वीर उभरती है, वो ये है कि भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों के नाम याद करना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना है कि संसाधन कैसे बनते हैं, उनका सही इस्तेमाल क्यों जरूरी है, और कैसे प्रकृति और इंसान के बीच का संतुलन ही किसी भी क्षेत्र के भविष्य को तय करता है। बिल्कुल सही कहा। और शायद यही सबसे बड़ा सबक है। विकास की दौड़ में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम पर्यावरण का हिस्सा हैं, उसके मालिक नहीं। तो हमारे युवा साथियों के लिए सोचने वाली बात ये है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की तकनीक और बदलती जलवायु के बीच बिहार जैसा कृषि प्रधान राज्य अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करेगा ताकि विकास टिकाऊ और समावेशी हो सके। ये सवाल आज के युवाओं को सोचना होगा। विद्यार्थियों, इस चर्चा में शामिल किए गए विषयों में से परीक्षा में प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ध्यान से तैयारी करें।